नमस्कार। कभी सोचा है कि एक राष्ट्र आखिर बनता कैसे है? वो कौन सी ऐसी चीज है जो करोड़ों लोगों को एक साथ एक धागे में बांधती है? आज की इस बातचीत में हम श्री प्रभात रंजन सरकार के लेखों के आधार पर इसी गहरे सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत इसी बुनियादी सवाल से करते हैं। एक राष्ट्र को असल में क्या चीज जोड़कर रखती है? ये हमें उन आम जवाबों से कहीं आगे ले जाएगा जिनके बारे में हम अक्सर सोचते रहते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग इन्हीं वजहों को किसी भी राष्ट्र का आधार मानते हैं, सही है ना? एक भाषा, एक धर्म या एक जैसे रीति रिवाज। लेकिन लेखक का तर्क कुछ और है। वो कहते हैं कि अगर हम असल दुनिया के उदाहरण देखें तो कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। तो चलिए एक एक करके इन सभी धारणाओं को परखते हैं। अब इस हिस्से में लेख बहुत ही दिलचस्प तरीके से दुनिया भर से ठोस उदाहरण देता है और एक एक करके हर आम धारणा को चुनौती देता है। भाषा को ही ले लीजिए। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है स्विट्जरलैंड, जहाँ 4-4 भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी वो एक मजबूत राष्ट्र है। और दूसरी तरफ बंगाल, जहाँ सब बंगाली बोलते थे लेकिन फिर भी वो 2 देशों में बंट गया। तो जाहिर है सिर्फ भाषा वो गोंद नहीं है जो एक राष्ट्र को जोड़ कर रखे। अच्छा, अब धर्म की बात करते हैं। अगर धर्म ही देश बनाता तो पूरा यूरोप एक देश होता, क्योंकि वहां मुख्य रूप से ईसाई धर्म ही है। पर ऐसा तो नहीं है, वहां दर्जनों देश हैं। लेखक का तो यहां तक कहना है कि अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया में सिर्फ 6 या 7 ही देश होते। तो साफ है कि धर्म भी वो आखिरी जवाब नहीं है। और यही तर्क नस्ल, रीति रिवाज और परंपराओं पर भी लागू होता है। एक ही नस्ल के लोग अलग अलग देशों में हैं और एक जैसे रीति रिवाजों वाले लोग भी अलग अलग राष्ट्रों का हिस्सा हैं, तो ये सब भी एक राष्ट्र बनाने के लिए काफी नहीं है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है। अगर भाषा, धर्म, नस्ल या रीति रिवाज नहीं, तो फिर वो कौन सी चीज है? वो गुप्त सामग्री क्या है जो एक राष्ट्र को बनाती है? जब ये सब हटा दें तो आखिर बचता क्या है? और यहीं पर श्री प्रभात रंजन सरकार अपना सबसे शक्तिशाली विचार सामने रखते हैं। वो कहते हैं, ये भावना है और कुछ नहीं जो एक राष्ट्र का निर्माण करती है। मतलब एक राष्ट्र जमीन, सीमा या भाषा जैसे ठोस तथ्यों से नहीं, बल्कि एक अंदरूनी, एक सामूहिक एहसास से बनता है। सिर्फ एक भावना। तो ये भावना है क्या चीज? ये एक साझा एहसास है, एक मनोवैज्ञानिक लहर जो बहुत सारे लोगों को एक साथ ले आती है। ये किसी चीज के समर्थन में हो सकती है, जैसे साझा गौरव, या किसी चीज के विरोध में, जैसे कोई आम दुश्मन या कोई साझा संघर्ष। भाषा या धर्म खुद जरूरी नहीं है, बल्कि उनसे जो एहसास पैदा होता है, असली खेल उसका है। इस सिद्धांत को और अच्छे से समझने के लिए लेखक हमें भारतीय उपमहाद्वीप के लंबे इतिहास की यात्रा पर ले जाते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे यहाँ भावनाओं के उतार चढ़ाव के साथ राष्ट्र बनते और बिखरते रहे हैं। और देखिए, भारत का इतिहास इस सिद्धांत का कितना सटीक उदाहरण है। हर बड़े दौर में 2 विरोधी भावनाएं रहीं, जिनसे 2 अलग-अलग राष्ट्रों का एहसास पैदा हुआ। आर्य और अनार्य, बौद्ध और ब्राह्मणवादी, मुस्लिम और हिंदू। ये सिलसिला तब तक चला जब तक एक बाहरी दुश्मन नहीं आया, अंग्रेज। और उनके शोषण के खिलाफ जो भावना पैदा हुई, उसी ने पहली बार एक अखिल भारतीय राष्ट्र को जन्म दिया। लेकिन यहां से एक बहुत गंभीर समस्या शुरू होती है। तब क्या होता है जब वो एकजुट करने वाली भावना ही खत्म हो जाए? मतलब जब अंग्रेज चले गए तो उस ब्रिटिश विरोधी भावना का क्या हुआ? लेख के अनुसार अंग्रेजों के जाने के साथ ही वो भावना भी मर गई जिसने पूरे देश को जोड़ा था। और इसके बाद भारत एक बार फिर से राष्ट्रहीन सा हो गया। वो एकता बिखरने लगी और छोटी छोटी प्रांतीय और सांप्रदायिक पहचानें फिर से सिर उठाने लगीं। लेखक का मानना है कि आज़ादी के बाद नेतृत्व से 3 बड़ी गलतियां हुईं। पहली, भाषा के आधार पर राज्य बनाना, जिसने लोगों को और बांट दिया। दूसरी, राष्ट्रभाषा पर एक ऐसी बहस छेड़ना जिसने एकता बढ़ाने की जगह फूट डाल दी। और तीसरी, उच्च शिक्षा में स्थानीय भाषाओं पर जोर देना, जिससे अलग अलग राज्यों के छात्रों का मेलजोल कम हो गया और वो अखिल भारतीय भाईचारे की भावना कमजोर पड़ गई। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई, पर इसका समाधान क्या है? अगर किसी राष्ट्र को एक भावना की जरूरत है, तो आज के आजाद भारत के लिए वो नई भावना क्या हो सकती है? चलिए लेख में दिए गए समाधान को देखते हैं। लेखक एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान सुझाते हैं, एक नया जोरदार शोषण विरोधी अभियान।
क्योंकि हर तरह के शोषण से आज़ादी की चाहत एक ऐसी भावना है जो भाषा, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर देश के लगभग हर इंसान को एक साथ जोड़ सकती है। ये एक अंदरूनी और सकारात्मक भावना होगी। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है। लेखक के अनुसार शोषण के खिलाफ ये भावना इतनी शक्तिशाली है कि ये न सिर्फ एक मजबूत राष्ट्र बना सकती है, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप और दुनिया के सभी गरीब और शोषित लोगों को भी एक साथ ला सकती है। लेकिन लेखक यहीं नहीं रुकते। वो भविष्य में और भी आगे की सोचते हैं और एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं कि मान लीजिए एक दिन हर तरह का शोषण खत्म हो गया, तो फिर क्या होगा? क्या वो राष्ट्र जो इस भावना पर बना था वो भी खत्म हो जाएगा? और इसका अंतिम जवाब राजनीति से भी परे आध्यात्म में है। लेखक कहते हैं कि सबसे स्थायी और सबसे ऊंची एकीकृत भावना आध्यात्मिक है। यह एहसास कि हर जीव उस एक परम सत्ता की संतान है, कि हम सब एक ही ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा हैं। जब ये बात सबको समझ में आ जाएगी, तभी एक सच्चा और सार्वभौमिक राष्ट्र बन पाएगा। कोई और सिद्धांत पूरी मानव जाति को नहीं बचा सकता। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।